नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अमित एग्ज़ाम स्टडी में। दोस्तों ये वीडियो है आपका विज्ञान प्रैक्टिस सेट, जो रेलवे ग्रुप डीएम, रेलवे एनटीपीसी, रेलवे के अन्य एग्ज़ाम के लिए बहुत ही उपयोगी है। और अब जैसे यूपी में आने वाली है वैकेंसी, यूपी में तो फार्म डल गए हैं, एग्ज़ाम होने वाला है कंप्यूटर ऑपरेटर का, यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर। इसमें साइंस से आपके लिए बहुत ही क्वेश्चन बनेंगे। सिलेबस में जो है साइंस दे रखा है, और आप अगर इन वीडियो को पढ़ के जाते हैं तो यकीन के साथ कहता हूँ कि आप अच्छा प्रदर्शन करके आएंगे। तो दोस्तों वनडे एग्ज़ाम के लिए एवं किसी भी वैकेंसी के लिए आप हमारे यहाँ यूट्यूब चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें हम प्रैक्टिस सेट कराते हैं। जैसे एसएससी जीडी है, या यूपी पुलिस है, यूपी टेट है, यूपी बीएड एंट्रेंस है। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को दबा देंगे, जिससे कि हमारा आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर सबसे पहले पहुँचे। पहला क्वेश्चन है आपका, सूर्य की सतह का तापमान होता है लगभग 5800 डिग्री सेंटीग्रेड, 2000 डिग्री सेंटीग्रेड, 1000 डिग्री सेंटीग्रेड या 4000 डिग्री सेंटीग्रेड। दोस्तों इसमें जो है 50 क्वेश्चन होंगे हमारे इन प्रैक्टिस सेट में, और 45 क्वेश्चन होंगे साइंस के, फिजिक्स, केमिस्ट्री एवं बायोलॉजी के, और 5 क्वेश्चन होंगे आपके कंप्यूटर से संबंधित। और सभी क्वेश्चन जो हैं व्याख्या सहित होंगे, जिसमें आपको एक ही क्वेश्चन के साथ लगभग 4 से 5 क्वेश्चनों की तैयारी हो जाएगी। यानी कि आप अगर इन 50 क्वेश्चनों को पढ़ते हैं तो आपको लगभग 150 या 160 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो जाते हैं। तो ध्यान से और मेहनत से इन प्रैक्टिस सेटों को पढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन है, सूर्य की सतह का तापमान होता है, तो आपका सही जवाब हो जाएगा ए ऑप्शन, 5800 डिग्री सेंटीग्रेड। इसकी व्याख्या है, सूर्य सौरमंडल का हृदय स्थल है। हमारी आकाशगंगा के केंद्र से सूर्य की दूरी लगभग 32,000 प्रकाश वर्ष है। इसका परिक्रमण काल 25 करोड़ वर्ष है। इस अवधि को ब्रह्मांड वर्ष कहते हैं। सूर्य की सतह का तापमान लगभग 5800 डिग्री सेंटीग्रेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सही मिलान करना है। सूची 1 का सूची 2 से मिलान कीजिएगा। तो बताएंगे कि रडार मिल जाएगा आपका रॉबर्ट्स वाटसन से, यानी कि है आपका ए का है दूसरा। और विमान जो उड़ाया था राइट्स बंधुओं ने उड़ाया था, यानी कि राइट्स ब्रदर्स ने। और टेलीविज़न का जो खोज की थी, टेलीविज़न की खोज की थी हमारे JL वेयर्ड्स ने, चौथा। और ब्लैक होल की जो खोज की थी वो की थी S चंद्रशेखर ने। तो पहले का दूसरा और दूसरे का पहला, पहले का दूसरा, यानी कि इसमें आपका बी ऑप्शन सही जवाब है। और किसी ऑप्शन में मैच ही नहीं खाता, तो आप इसे, अगर आपके 2 या 1 इनमें से याद है तो आप इस सवाल को सही कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिर से है, सूची 1 का सूची 2 से मिलान कीजिए। इधर है हमारा अपेक्षिक आर्द्रता, तो इसका सही मिलान हो जाएगा हाइग्रोमीटर, यानी कि अपेक्षिक आर्द्रता को हाइग्रोमीटर से मापा जाता है। और ऊंचाई को मापा जाता है अल्टीमीटर से। और समुद्र की गहराई को मापा जाता है सोनार से। और सूर्य की किरणों को मापा जाता है एस्ट्रोमीटर से। तो आपका इसमें भी वही हो जाएगा, यानी कि पहले का दूसरा, नहीं पहले का तीसरा और दूसरे का पहला, यानी कि ए ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। ऐसा किसी और ऑप्शन में दे ही नहीं रखा कि पहले का तीसरा हो। तो आपका अगर एक भी याद है आपका, तो आप इस क्वेश्चन को सही कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है।
डेसिबल ध्वनि प्रबलता, और सेल्सियस ऊष्मा की इकाई। दोस्तों आपका इनमें ए ऑप्शन तो बिल्कुल सही है, और सेल्सियस ऊष्मा की इकाई, सेल्सियस जो है ऊष्मा की इकाई नहीं है, ये गलत है। और अश्वशक्ति शक्ति की इकाई होती है, ये सही है, और इनमें से कोई नहीं। तो आपका इसमें बी सही जवाब हो जाएगा कि डेसिबल ध्वनि की तीव्रता प्रबलता की इकाई है। शक्ति की इकाई अश्वशक्ति है, हॉर्स पावर बोलते हैं जिसको, लेकिन सेल्सियस ऊष्मा की इकाई नहीं है, क्योंकि यह तापमान की इकाई होती है। 5वां क्वेश्चन है, पृथ्वी सतह पर किसी का भार 29.4 न्यूटन है, उसका द्रव्यमान कितना है? तो द्रव्यमान हो जाएगा आपका सी ऑप्शन 3 ग्राम। ये सूत्र दे रखा है कि F बराबर mg। जी होता है क्या? जी हो जाएगा हमारा जो गुरुत्व भार होता है, और F होता है वस्तु का भार। तो F का मान हमने यहाँ पर रख दिया कि 29.4 है, और m ऐसे ही रहने दिया क्योंकि m हमें निकालना है द्रव्यमान, और g का मान हम रख देंगे 9.8। तो m बराबर हो जाता है 29.4 बटे 9.8। इसको हम जब विभाजित करेंगे तो 3 किलोग्राम आ जाएगा। 6ठा क्वेश्चन है, लोलक घड़ियाँ गर्मियों में क्यों सुस्त हो जाती हैं? गर्मियों के दिन लंबे होने के कारण लोलक की लंबाई बढ़ जाती है, जिससे इस इकाई दोलन में लगा हुआ समय बढ़ जाता है, और गर्मी में लोलक का भार बढ़ जाता है, और डी ऑप्शन है आपका कुंडली में घर्षण के कारण। तो 6 का सही जवाब है आपका ऑप्शन बी। गर्मियों इसका सही व्याख्या देख लेते हैं। 6ठे क्वेश्चन की व्याख्या है, गर्मियों में लोलक की लंबाई L बढ़ जाती है, इसलिए उसका कार्यकाल T भी बढ़ जाता है। इसी कारण घड़ी की सुई सुस्त हो जाती है। 7वां क्वेश्चन है, पराश्रव्य ध्वनियों की आवृत्ति होती है। दोस्तों ये 3 प्रकार की होती हैं, आप जानते ही हैं कि पराश्रव्य, अपश्रव्य और श्रव्य। तो पराश्रव्य ध्वनि की आवृत्ति बताना है कि 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है क्या, 1000 हर्ट्ज से अधिक होती है, या 10,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। तो 7वें क्वेश्चन का सही जवाब है आपका ऑप्शन ए। पराश्रव्य ध्वनि की जो आवृत्ति होती है वह होती है हमारी 20,000 हर्ट्ज से अधिक। व्याख्या देख लेते हैं। 20,000 हर्ट्ज से ऊपर की तरंगों को पराश्रव्य तरंगे, अल्ट्रासोनिक वेव्स कहते हैं। मानव इसे कान से नहीं सुन सकते, परंतु कुछ जानवर इसे सुन सकते हैं, जैसे कुत्ता, बिल्ली और चमगादड़। जब एक कॉम्पैक्ट डिस्क यानी कि सीडी सूर्य के प्रकाश में देखी जाती है तो इंद्रधनुष के समान रंग दिखाई देते हैं। इसकी व्याख्या की जा सकती है परावर्तन एवं अपवर्तन की परिघटना के आधार पर, और बी ऑप्शन है परावर्तन एवं परागमन की परिघटना के आधार पर। सी ऑप्शन है विवर्तन एवं परागमन की परिघटना के आधार पर, और डी ऑप्शन है अपवर्तन, विवर्तन, परागमन की परिघटना के आधार पर। तो 8वें क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, परावर्तन एवं अपवर्तन की परिघटना के आधार पर। 9वां क्वेश्चन, 8वें क्वेश्चन की व्याख्या है, प्रकाश के चिकने पृष्ठ से टकराकर वापस लौटने की घटना को परावर्तन तथा प्रकाश किरण का एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर अपने मार्ग से विचलित होना अपवर्तन कहलाता है। परावर्तन तथा अपवर्तन का सबसे अच्छा उदाहरण इंद्रधनुष है। 9वां क्वेश्चन है, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी का मात्रक है, यानी कि गुरुत्वाकर्षण का मात्रक बताना है।
तो इसका जो मात्रक होता है वह होता है हमारा डी ऑप्शन, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी का परिणाम उस आकर्षण बल के कारण होता है जो एकांक दूरी पर रखे एकांक द्रव्यमान वाले दो पिंडों के बीच कार्य करता है। इसका मान 6.67 गुणा 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर है। 10वां क्वेश्चन है आपका। दोस्तों एक क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। R1 व R2 प्रतिरोधों के दो तार समांतर क्रम में जोड़े गए हैं, इसका तुल्य प्रतिरोध होगा। तो डी ऑप्शन आपका इसमें सही जवाब हो जाएगा कि R1 इंटू R2 और अपॉन R1 प्लस R2। और ये यहाँ पर इसका सूत्र दे रखा है, देख लेंगे आप। निम्नलिखित किरण युग्मों में से कौन सी प्रकृति में विद्युत चुम्बकीय होती है? बीटा किरणें एवं गामा किरणें, एक्स किरणें एवं गामा किरणें, अल्फा किरणें एवं बीटा किरणें, और डी ऑप्शन है कैथोड किरणें एवं एक्स किरणें। तो 11वें क्वेश्चन का सही जवाब है आपका ऑप्शन बी, एक्स किरणें एवं गामा किरणें। इनकी जो प्रकृति होती है वो विद्युत चुम्बकीय होती है, एक्स किरणों की एवं गामा किरणों की। व्याख्या है इसकी, जिन तरंगों के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती तथा वे निर्वात में भी संचरित हो सकती हैं, विद्युत चुम्बकीय तरंगें होती हैं। ये कई प्रकार की हैं: प्रकाश तरंगें, एक्स किरणें, गामा किरणें और पराबैंगनी किरणें और रेडियो तरंगें। ये हमारी प्रकाश तरंगें होती हैं, नहीं ये हमारी विद्युत चुम्बकीय तरंगें होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 मूल रंग हैं, नीला, पीला, हरा या नीला, हरा, लाल। नीला, हरा, लाल, इधर ये हमारा पीला है, और नीला, पीला और लाल। तो मूल रंग बताने हैं, तो मूल रंग होते हैं हमारे सी ऑप्शन, यानी कि नीला, हरा और लाल। ये हमारे मूल रंग हैं। इन रंगों में हम मिलाकर अन्य रंग बना सकते हैं। लाल, नीला और हरे रंग को प्राथमिक रंग या मूल रंग कहते हैं। पीला, मैजेंटा एवं पीकॉक नीला रंगों को द्वितीयक रंग कहते हैं। ये दो प्राथमिक रंगों को मिलाने से प्राप्त होते हैं। 13वां क्वेश्चन है, सूची 1 का सूची 2 से मिलान कीजिए। तो बताना है कि त्वरण का जो मात्रक होता है वह होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, यानी कि डी ऑप्शन चौथा। और बल का जो मात्रक होता है, बल का होता है न्यूटन तीसरा। और कार्य का मात्रक होता है जूल। और डी हो है हमारा आवेश का मात्रक होता है जो बचा है, यानी कि न्यूटन प्रति सेकंड। तो पहले का है चौथा, तो हमारा डी ऑप्शन में ही केवल पहले का चौथा है, तो आप इसी से इस क्वेश्चन को सही कर देंगे। अगर आपको एक भी पता है तो आप इस क्वेश्चन को सही कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्वरण का मात्रा होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर और बल का होता है न्यूटन। कार्य का होता है जूल और आवेग का होता है न्यूटन प्रति सेकंड। 14वां क्वेश्चन है, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है क्योंकि अधिक दाब पर पानी कम तापक्रम पर उबलने लगता है। अधिक दाब पर पानी अधिक तापक्रम पर उबलने लगता है। सी ऑप्शन है, पानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही उबलता है, लेकिन अधिक दाब पर ऊष्मा की मात्रा
अधिक होती है। और डी ऑप्शन है कुकर के अंदर संवहन धाराएं उत्पन्न हो जाती हैं। 14वें क्वेश्चन का सही जवाब है आपका ऑप्शन बी कि अधिक दाब पर पानी अधिक तापक्रम पर उबलने लगता है। जब दाब अधिक होगा तो पानी जो है अधिक तापक्रम पर उबलने लगता है। व्याख्या देख लेते हैं इस क्वेश्चन की। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है क्योंकि अधिक दाब पर पानी अधिक तापक्रम पर उबलने लगता है। 15वां क्वेश्चन है वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर प्रति सेकंड होती है। यदि दाब बढ़ाकर दोगुना कर दिया जाए तो ध्वनि की चाल होगी। यदि दाब को बढ़ाकर दोगुना कर दिया जाए तो ध्वनि की चाल कितनी हो जाएगी? तो 15वें क्वेश्चन का बताना है आपको सही जवाब। 15वें क्वेश्चन का सही जवाब है दोस्तों यही हो जाएगा हमारा कि 332 मीटर प्रति सेकंड ही रहेगी। व्याख्या है ध्वनि की चाल दाब पर निर्भर नहीं करती। ध्वनि की चाल जो है दाब कितना भी हो तो इस ध्वनि की चाल पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, इसलिए दाब बढ़ाकर दोगुना करें या तिगुना ध्वनि की चाल में कोई परिवर्तन नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 16वां क्वेश्चन। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र हो जाता है हमारा CaSO4 1/2H2O, यानी कि आपका पहला ऑप्शन सही है। और निम्नलिखित में से किसने भारी जल की खोज की थी? भारी जल की खोज जो की थी वह किसने की थी? तो ऑप्शन बी आपका सही जवाब है। AC यूरे ने भारी जल की खोज की थी, जिसका रासायनिक नाम होता है D2O, जिसको बोलते हैं रासायनिक सूत्र होता है D2O और नाम होता है ड्यूटेरियम ऑक्साइड। निम्नलिखित विद्युत अपघट्यों के विलयन में से किसको कार की बैटरी में प्रयोग किया जाता है? सोडियम सल्फेट, सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, पोटेशियम नाइट्रेट। तो 18वें क्वेश्चन का सही जवाब है आपका ऑप्शन बी। सल्फ्यूरिक अम्ल को हम बैटरी में प्रयोग करते हैं। अब वो बैटरी कार की हो या घर में प्रयोग की जाने वाली हो, हमारे इन्वर्टर वगैरह से जो चार्ज होती है। 18वां क्वेश्चन और अब इसके बाद है आपका 19वां क्वेश्चन। 18वें क्वेश्चन की व्याख्या है सल्फ्यूरिक अम्ल अर्थात H2SO4 का प्रयोग कार की बैटरी में किया जाता है। सल्फ्यूरिक अम्ल को ऐतिहासिक रूप से ऑयल ऑफ विट्रॉल के नाम से भी जाना जाता है। घरों में स्वच्छता कार्यों के लिए एवं उर्वरक और रसायन उद्योगों में इसका प्रयोग किया जाता है। दोस्तों H2SO4 का जो रासायनिक नाम होता है वो सल्फ्यूरिक अम्ल ही होता है। 19वां क्वेश्चन है CNG है, तो इसकी हमें फुल फॉर्म बतानी है कि क्या होती है। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस या कंट्रोल नेचुरल गैस या कंडेंस्ड नाइट्रोजन गैस या कंट्रोल नेचुरल गैस। तो 19वें क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। और 20वां क्वेश्चन है आपका 19वें क्वेश्चन की व्याख्या है CNG कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। CNG संपीड़ित प्राकृतिक गैस प्राकृतिक रूप में पाई जाने वाली ज्वलनशील गैस को अत्यधिक दबाव के अंदर रखने से बने तरल को कहते हैं। प्राकृतिक गैस की तरह यह भी रंगहीन, गंधहीन तथा विषहीन होती है। इसमें 75 से 98% तक मीथेन होती है। 20वां क्वेश्चन है निम्नलिखित बहुलकों में से किसका उपयोग न चिपकने वाली कड़ाही के निर्माण में किया जाता है? तो नियोप्रीन, और बी है PVC का, और डी है सी ऑप्शन है गट्टा पर्चा का, और डी ऑप्शन है टेफ्लॉन का। तो आपका सही जवाब हो जाएगा इसमें डी ऑप्शन टेफ्लॉन। और इसकी व्याख्या है
टेफ्लॉन एक बहुत ही कठोर पदार्थ है। इस पर ऊष्मा, अम्ल एवं क्षार का प्रभाव नहीं पड़ता है। यह विद्युत धारा का कुचालक है। इसका प्रयोग ना चिपकने वाली कड़ाही के निर्माण के साथ साथ विभिन्न प्रकार के बहुमूल्य विलेयक और प्लास्टिक के निर्माण में भी होता है। 21वां क्वेश्चन है धात्विक ऑक्साइड और कांच का प्रदत्त रंग। तो पहला है आपका यूरेनिक ऑक्साइड। यूरेनिक ऑक्साइड का जो रंग होता है वह होता है हमारा पीला। क्यूप्रस ऑक्साइड का रंग होता है हमारा लाल। और कोबाल्ट ऑक्साइड होता है नीला। और क्रोमियम ऑक्साइड होता है आपका हरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22वां क्वेश्चन। प्याजों के छिलके उतारने पर आंसू आते हैं क्योंकि सल्फेनिक अम्ल, कार्बोलिक अम्ल या सल्फोनिक अम्ल या अमीनो अम्ल। तो आपका सही जवाब है इसमें ए ऑप्शन, यानी कि प्याज में पाया जाने वाला अम्ल सल्फेनिक अम्ल है, जिसके कारण प्याज को छिलका उतारने पर आंसू आते हैं। निम्नलिखित में से किसने गोबर गैस प्रणाली का आविष्कार किया था? तो आपका सही जवाब है इसमें सी ऑप्शन, CB देसाई ने। गोबर गैस ऊर्जा उत्पादन व अपशिष्ट निर्माण की पर्यावरण मित्र तकनीकी है। इसके प्रयोग से ग्रामीण ऊर्जा ज़रूरतों को पूरा किया जाता है, जिसका आविष्कार BC देसाई ने किया था। तो गोबर गैस प्रणाली जो है हमारे पहले गाँवों में बहुत ही प्रचलित थी। लोग अपने घरों में ही इसको बनवा लेते थे, और अब तो गैस सिलेंडर मोदी जी ने कर ही दिए हैं घर घर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 24वां। निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक बुलेट प्रूफ खिड़की बनाने में प्रयोग किया जाता है? तो आपका डी ऑप्शन इसमें सही जवाब हो जाएगा, पॉलीकार्बोनेट। बुलेट प्रूफ ग्लास के निर्माण में पॉलीकार्बोनेट, थर्मोप्लास्टिक या लेमिनेटेड ग्लास की परतों का प्रयोग किया जाता है। पॉलीएमाइड का प्रयोग बुलेट प्रूफ जैकेट के निर्माण में किया जाता है। 25वां क्वेश्चन है निम्नलिखित किस कारण से लोहे में जंग लग जाता है? तो नंबर 1 है ऑक्सीजन, और दूसरा है अपचयन, और तीसरा है ऑक्सीजन के साथ रासायनिक अभिक्रिया, और चौथा है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रासायनिक अभिक्रिया। तो 25वें का सही जवाब है आपका ऑप्शन ए, यानी कि पहला और तीसरा ऑक्सीजन के साथ रासायनिक अभिक्रिया, इन दोनों की उपस्थिति में लोहे पर जंग लग जाता है। लोहे में जंग लगना ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रिया है। इसमें वायु में नमी के कारण लोहे पर एक परत जम जाती है, जिसे जंग लगना कहते हैं। 26वां क्वेश्चन है सूची 1 का सूची 2 से मिलान कीजिए। तो यह है मार्फिन का मिलान होगा आपका एनाल्जेसिक से, और सोडियम का मिलान हो जाएगा आपका एंटीसेप्टिक, और बोरिक अम्ल का जो मिलान होगा आपका वो होगा केरोसिन का तेल, और जर्मन सिल्वर होता है आपका मिश्र धातु। तो पहले का तीसरा और दूसरे का पहला हमारा इस दोनों में मिले हुए हैं कि पहले का तीसरा तो दोनों में है कॉमन, और बी का पहला कौन से में है? तो बी का पहला हमारा सी ऑप्शन में है, तो यही हमारा सही जवाब हो जाएगा, और ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27वां क्वेश्चन है नाभिकीय रिएक्टर
में निम्नलिखित में से किसे मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए आपका सही जवाब है ग्रेफाइट को। वह संयंत्र जिसमें नाभिकीय ऊर्जा को ऊष्मा ऊर्जा में परिवर्तित कर विद्युत ऊर्जा प्राप्त की जाती है परमाणु रिएक्टर या नाभिकीय रिएक्टर कहलाता है। इसमें मंदक के रूप में भारी जल D2O तथा ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। और भारी जल का जो सूत्र होता है हमारा D2O होता है, जिसका रासायनिक नाम होता है ड्यूटेरियम ऑक्साइड। 28वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित है? जो सही सुमेलित है हमें केवल वही बताना है। तो यह है ओजोन रिक्तता चर्म कैंसर। तो ये बात बिल्कुल सही है कि ओजोन रिक्तता से हमारा ओजोन जो किरणें होती हैं हमारी, इनसे हमारी त्वचा में कैंसर हो जाता है। और सल्फ़र डाइऑक्साइड दांतों में, ये गलत है, दांतों में सल्फ़र नहीं होता है, दांतों में कैल्शियम होता है। फ्लोराइड प्रदूषण भोपाल गैस त्रासदी, यह भी गलत है। भोपाल गैस त्रासदी जो हुआ था वह मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस उसमें रिसाव हुई थी। और मिथाइल आइसोसाइनाइड अम्ल वर्षा, यह भी गलत है, क्योंकि अम्ल वर्षा जो होती है सोडियम क्लोराइड शायद कुछ ऐसे ही है, देख लेंगे आप उसको। सल्फ्यूरिक अम्ल की वजह से हाँ अम्ल वर्षा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 28वां क्वेश्चन। व्याख्या देख लेंगे इस क्वेश्चन की अभी। तो ओजोन O3 परत मुख्यतः समताप मंडल यानी कि स्ट्रेटोस्फीयर के निचले। दोस्तों आप इन जो वायुमंडल की परतें होती हैं इनके अंग्रेजी नाम भी ज़रूर पढ़कर देख लीजिएगा, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि क्वेश्चन में अंग्रेजी नाम आ जाते हैं और फिर क्वेश्चन दो भाषा में तो होता ही है, लेकिन जो हमारा हिंदी में भी अंग्रेजी में भी है और इंग्लिश में भी अंग्रेजी में भी है। तो आप इनमें क्वेश्चन आपका पता होने के बाद भी आप क्वेश्चन शायद गलत कर सकते हैं। तो आप इन जो परत हैं अक्सर इन परतों का नाम अंग्रेजी में आ जाता है, तो अंग्रेजी में आप ज़रूर देख लीजिएगा। तो यह है ओजोन O3 परत मुख्यतः समताप मंडल स्ट्रेटोस्फीयर के निचले हिस्से में पृथ्वी से लगभग 10 से 50 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित रहती है। 10 से 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक होती है पृथ्वी से, परंतु इसका सर्वाधिक सकेंद्र जो है 20 से 35 किलोमीटर के मध्य पाया जाता है। ओजोन परत के अवक्षय से परिणाम स्वरूप पराबैंगनी किरणें सीधे पृथ्वी पर पड़ती हैं। यानी कि अगर ओजोन परत हमारे वायुमंडल में ना हो तो सूर्य से निकलने वाली जो पराबैंगनी किरणें होती हैं ये पृथ्वी पर सीधी आ जाएंगी, और जिनसे मानव में, पशुओं में रक्त कैंसर जैसी घातक बीमारियां हो जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 29वां क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन शक्ति तथा खाद दोनों दे सकता है? तो आपका इसमें बी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा, बायोगैस संयंत्र। ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में किसी कार्बनिक पदार्थ के जैविक विखंडन से उत्पन्न गैस बायोगैस कहलाती है। इसमें लगभग 65% मीथेन, 65% मीथेन होती है, और बायोगैस के मुख्य संघटक मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड। यह क्वेश्चन आ जाता है कि बायोगैस में किन किन गैसों का मिश्रण होता है, तो आप बताएंगे कि मीथेन का और कार्बन डाइऑक्साइड का, और परसेंट कितना होता है, तो वो हो जाएगा आपका 65%। 65% केवल मीथेन गैस का होता है। तो बायोगैस की समाप्ति के पश्चात संयंत्र में अपशिष्ट पदार्थ में नाइट्रोजन एवं फास्फोरस के कई यौगिक रहते हैं, अतः अपशिष्ट पदार्थों का प्रयोग उर्वरक के रूप में किया जाता है। 30वां क्वेश्चन है, हाइड्रोजन को जलाने पर क्या बनेगा? हाइड्रोजन को जलाने पर क्या बनेगा? ऑक्सीजन बनेगा, या राख बनेगी, या मिट्टी बनेगी, या पानी बनेगा? तो 30वें क्वेश्चन का आपका जो सही जवाब है वह है ऑप्शन डी, पानी बनेगा। हाइड्रोजन को जलाने पर पानी बन जाएगा। मानव शरीर में हीमोग्लोबिन का क्या कार्य है?
जीवाणुओं को नष्ट करना, रक्त अल्पता को रोकना, ऑक्सीजन का परिवहन करना, लोहे को उपयोगी बनाना। तो हीमोग्लोबिन का जो कार्य होता है वह होता है आपका ऑक्सीजन का परिवहन करना। सी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। व्याख्या है, लाल रुधिराणुओं में हीमोग्लोबिन मानव प्रोटीन पाया जाता है। हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन पाया जाता है और हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन का परिवहन करता है। रक्त में लाल रंग ऑक्सी हीमोग्लोबिन युक्त रुधिर कणिकाओं के कारण हो जाती है, कारण ही होता है। 35वां क्वेश्चन है, सूची 1 का सूची 2 से मिलान कीजिए। इधर हमारे विटामिन दिए गए हैं और इधर दिए गए हैं इनकी कमी से होने वाले रोग। तो पढ़ेंगे कि विटामिन सी से कौन सा रोग होता है। विटामिन सी से हो जाता है हमारा स्कर्वी रोग, डी ऑप्शन यानी कि चौथा। फार्मिक फोलिक अम्ल है ये, तो फोलिक अम्ल मिल जाएगा हमारा रक्ताल्पता, तीसरा। और विटामिन B1 से हो जाता है आपका बेरी और विटामिन ए से हो जाता है आपका रतौंधी। तो इसको देख लेंगे, इसमें जो सही जवाब हो जाएगा आपका वह हो जाएगा बी ऑप्शन, विटामिन सी स्कर्वी और फोलिक अम्ल रक्ताल्पता, विटामिन B1 रतौंधी और विटामिन ए बेरी। दोस्तों आपको एक क्वेश्चन के साथ आपके 4 से 5 क्वेश्चन कंप्लीट होते जा रहे हैं। तो इन चीज़ों को देखकर आपका ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और विज्ञान के जो प्रैक्टिस सेट है शायद आपको बहुत कम कराए जाते हैं और विज्ञान से क्वेश्चन अक्सर बनते हैं और ज़्यादातर जो क्वेश्चन बनते हैं हमारे बायोलॉजी से बन जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पर्यावरण में ग्रीन हाउस प्रभाव में वृद्धि होती है ऑक्सीजन के कारण, कार्बन डाइऑक्साइड के कारण, कार्बन मोनोऑक्साइड के कारण और इनमें से कोई नहीं। तो 33 का सही जवाब है आपका ऑप्शन बी, कार्बन डाइऑक्साइड के कारण पर्यावरण में ग्रीन हाउस प्रभाव में वृद्धि हो जाती है। व्याख्या है इस क्वेश्चन की, विश्वव्यापी ताप वृद्धि के पीछे मुख्य कारक कार्बन डाइऑक्साइड गैस, जिसे ग्रीन हाउस गैस कहा जाता है, मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड भी इस प्रकार की गैसें हैं। ये सभी गैसें वातावरण की ऊष्मा को सोख लेती हैं। यह ठीक उसी प्रकार होता है जिस प्रकार ग्रीन हाउस में गिलास शीशा अपने अंदर समाहित गर्म वायु को बाहर नहीं निकलने देता है। इसे ग्रीन हाउस प्रभाव कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 34वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पौष्टिक तत्व अस्थि एवं दांतों के निर्माण एवं मजबूती के लिए आवश्यक होता है। तो ये क्वेश्चन मैं आपको पीछे बता चुका हूँ। क्वेश्चन तो खैर और था, लेकिन मैं उनके विकल्पों में मैंने आपको बताया था कि दांतों के लिए जो होता है कैल्शियम ज़्यादा उपयोगी होता है। तो इसमें आपका इसमें बताना है कि आवश्यक तत्व नहीं है। तो कौन सा नहीं है, देखो फास्फोरस तो होता है और कैल्शियम भी होता है, क्लोरीन भी होता है। तो डी ऑप्शन जो है इसमें गलत है, यानी कि आपका जो सही जवाब हो जाएगा इसमें सी ऑप्शन हो जाएगा, आयोडीन। कैल्शियम, फास्फोरस, फ्लोरीन, मैग्नीशियम नामक पौष्टिक तत्व अस्थि एवं दांतों के निर्माण एवं मजबूती के लिए आवश्यक होते हैं, लेकिन आयोडीन नहीं है। 35वां क्वेश्चन है, कैल्सीफेरॉल रासायनिक यौगिक का सामान्य नाम है। तो वह है आपका कैल्सीफेरॉल, यह होता है आपका विटामिन डी का। विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल है। यह वसा में विलय विटामिन है जो हड्डियों को मजबूती प्रदान करने में सहायक होता है। कैल्शियम से दोस्तों हमारी हड्डियां बहुत ही मजबूत हो जाती हैं, और जिनकी हड्डियां कमज़ोर होती हैं उनके लिए कैल्शियम की गोलियां भी आती हैं, जिनसे गोली खाकर आप अपने शरीर में कैल्शियम पूरा कर सकते हैं।
इसकी कमी से बच्चों में रिकेट्स तथा प्रौढ़ों में ऑस्टियोमालेशिया नामक रोग हो जाता है। बच्चों में कौन सा रोग होता है? रिकेट्स। और प्रौढ़ों में यानी कि बूढ़े लोगों में हो जाता है ऑस्टियोमालेशिया। 35वां क्वेश्चन है, युग्म में से कौन सही सुमेलित है? सही वाला बताना है। पर्वत सर्वाधिक स्थायी परितंत्र पारिस्थितिक तंत्र है, और बी है अजैविक अवयव जीवाणु, और सी है हरे पौधे पारिस्थितिक तंत्र, और वर्षा ग्लोबल वार्मिंग। सही सुमेलित बताना है आपको। तो 36 का आपको जो जवाब हो जाएगा वह होगा ऑप्शन सी, हरे पौधे पारिस्थितिक तंत्र जो है। पारिस्थितिक तंत्र की संकल्पना वर्ष 1935 में A.G. टॉन्सले द्वारा सर्वप्रथम प्रस्तावित की गई थी। हरे पौधों को यदि पारिस्थितिक तंत्र का आधार कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति न होगी। फेरोमोन्स सामान्यतः उत्पन्न किया जाता है। ऑप्शन ए है सांपों में, ऑप्शन बी है पक्षियों में, और ऑप्शन सी है चमगादड़ों में, ऑप्शन डी है कीटों में। तो आपका सही जवाब हो जाएगा 37 का डी ऑप्शन, कीटों में। व्याख्या है, फेरोमोन्स सामान्य कीटों द्वारा उत्पन्न किया जाता है। यह विशेष प्रकार का पदार्थ है जिसकी गंध के आधार पर कीट, चींटियाँ आदि अपना मार्ग पहचानती हैं। यानी कि चींटियों में से गंध निकलती है जिसके आधार पर वह लाइन बनाकर चलती हैं एक दूसरे की गंध को सूंघकर। 38वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित ऊर्जा स्रोतों में कौन सा पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए सर्वोत्तम है? ऑप्शन ए है पेट्रोलियम उत्पाद, ऑप्शन बी है वन उत्पाद, ऑप्शन सी है नाभिकीय विखंडन, और ऑप्शन डी है सौर सेल। तो 38 का सही जवाब है आपका ऑप्शन सी, ऊर्जा स्रोतों में पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए सर्वोत्तम है। तो वह है 38 का सी जवाब आपका नाभिकीय विखंडन। नाभिकीय ऊर्जा में विकिरण आदि के खतरे हैं, किंतु सौर ऊर्जा का प्रयोग पूर्णतः स्वच्छ एवं पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए किया जाता है। 39वां क्वेश्चन है, सूची 1 का सूची 2 से मिलान कीजिए। खनिज, तो खनिज का जो मिलान हो जाएगा, खनिज दोस्तों ये होता है हमारा समाप्त होने योग्य होता है खनिज। ऊर्जा का हो जाएगा असमाप्त होने योग्य। और बायोमास में होता है हमारा मीथेन एवं कार्बन डाइऑक्साइड। बायोगैस में मैंने ये क्वेश्चन तो आप अभी पीछे पढ़ चुके हैं। और वन आरोपण से जो होती है हमारी वर्षा होती है। वन अपरोपण 39 का आपका जो सही जवाब हो जाएगा वह ऑप्शन सी हो जाएगा, वन अपरोपण वर्षा। कथन 40वां क्वेश्चन है, कथन ए, यदि कोई व्यक्ति हरी सब्जियां खाना बंद कर दे तो उसे रतौंधी हो जाएगी। ऑप्शन कारण आर है इसमें, विटामिन ए की कमी हो जाएगी। तो 40 का जो सही जवाब है आपका वह है आपका ऑप्शन ए है कि ए और आर दोनों सही हैं। यदि कोई व्यक्ति हरी सब्जियां खाना बंद कर दे तो उसे रतौंधी हो जाएगी, यह बात भी सही है। और उसमें विटामिन ए की कमी हो जाएगी, यह बात भी सही है। तो ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
विटामिन ए की कमी से रतौंधी आँखों का शुष्क होना, दृष्टि का समाप्त होना आदि रोग हो जाते हैं। हरी पत्तेदार सब्जी, गाजर, मछली, यकृत, तेल, पनीर आदि विटामिन ए के मुख्य स्रोत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 41वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित उड़ने वाले जीवों में कौन सा पक्षी वर्ग में नहीं आता? तो पक्षी वर्ग में नहीं आता है आपका चमगादड़, क्योंकि चमगादड़ जो है स्तनधारी में पाया जाता है और चमगादड़ का वैज्ञानिक नाम वेस्पेरिलिया है। यह रात्रिचर कीटभक्षी स्तनी है। यह स्तनधारी वर्ग का थूथीरिया डिफिशियेंसी उपवर्ग का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 42वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से रोग का कारण जीवाणु नहीं होता? एड्स, डिप्थीरिया, हैजा या काली खांसी? तो 42 का सही जवाब है आपका ऑप्शन ए, एड्स जो है जीवाणु से नहीं फैलता है एड्स। एड्स एक विषाणु जनित रोग है। इसके विषाणु का नाम HIV और HIV की जो है फुल फॉर्म है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियेंसी वायरस। एड्स का संक्षिप्त रूप एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियेंसी सिंड्रोम। दोस्तों आपको ये क्वेश्चन अक्सर आता है कि एड्स की फुल फॉर्म क्या है, तो आप इस एड्स की फुल फॉर्म को भी याद कर लेंगे कि एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियेंसी सिंड्रोम। हैजा, डिप्थीरिया तथा काली खांसी रोग जीवाणु जनित रोग हैं। 43वां क्वेश्चन है आपका, अस्थि एवं दांत निर्माण हेतु निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता होती है? अस्थि एवं दांत के लिए, ये क्वेश्चन आपका फिर से रिपीट हो गया है। तो अस्थि और दांत के लिए जो आवश्यक तत्व होते हैं वह होते हैं हमारे कैल्शियम और फास्फोरस। तो सी ऑप्शन आपका इसमें सही जवाब हो जाएगा। चवालीसवां क्वेश्चन है, वयस्क मानव शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो ये तो आप जानते होंगे 206। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आलू किसका संशोधित रूप उत्पादन है? तना, जड़, फूल या पत्ती का? तो आलू को बताएंगे कि आलू क्या होता है दोस्तों। आलू होता है आपका तना। ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। पौधे के तने का वह भाग जो भूमि के अंदर पाया जाता है वह भूमिगत तना कहलाता है। और हल्दी, अदरक, आलू, लहसुन, प्याज कौन कौन से हैं? हल्दी है, अदरक है, आलू है, लहसुन है और प्याज है। ये जो है हमारे तने के ही उदाहरण हैं। सिम का पूरा नाम। दोस्तों यहाँ आपके 45 क्वेश्चन विज्ञान के पूरे हुए हैं। तो जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देंगे। और 46वां क्वेश्चन है आपका कंप्यूटर से संबंधित। अब आपके 5 क्वेश्चन कंप्यूटर से होंगे। सिम का पूरा नाम क्या है? 46 का सही जवाब है आपका ऑप्शन ए, सब्सक्राइबर्स आइडेंटिटी मॉड्यूल। सिम का पूर्ण रूप सब्सक्राइब्स आइडेंटिटी मॉड्यूल है। यह हर नेटवर्क के लिए निश्चित है। यही संबंध कम्युनिकेशन सर्विस इस्तेमाल करने में मदद करता है। 47वां क्वेश्चन है, सर्वप्रथम आधुनिक कंप्यूटर का आविष्कार कब हुआ था? कंप्यूटर का आविष्कार बताना है कि कब हुआ था। तो दोस्तों 1946 में जो है कंप्यूटर का आविष्कार हुआ था। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान 1939-45 कंप्यूटर, द्वितीय विश्व युद्ध। अब ये देखिए कि कंप्यूटर का तो ये क्वेश्चन है, लेकिन आपका जो क्वेश्चन ये पूरा हुआ काय का? सामान्य ज्ञान का। तो आपको
इस क्वेश्चन को भी याद रखना है कि द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था। द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था 1939 से 1945 तक। कंप्यूटर विज्ञान के क्षेत्र में तेजी से विकास हुआ। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान आधुनिक कंप्यूटर के सभी प्रमुख सिद्धांतों का विकास हुआ है। 48वां क्वेश्चन है, ईमेल का जन्मदाता किसे माना जाता है। बिल गेट्स को, टिमोथी बिल को और लिंकन को या रे टॉमलिंसन को। तो 48 का सही जवाब है आपका ऑप्शन डी। ऑप्शन डी आपका इसमें सही जवाब है, रे टॉमलिंस। ईमेल का संक्षिप्त रूप इलेक्ट्रॉनिक मेल। ईमेल की क्या फुल फॉर्म होती है, इलेक्ट्रॉनिक मेल। यह इंटरनेट के माध्यम से डिजिटल संदेशों को भेजने में प्राप्त करने का माध्यम है तथा इसका जन्मदाता रे टॉमलिंसन को माना जाता है। ईमेल के जन्मदाता है रे टॉमलिंसन। 49वां क्वेश्चन है कि www का पूर्ण रूप है, तो आप तो इसे जानते ही होंगे, वर्ल्ड वाइड वेब। सी ऑप्शन आपका इसमें सही जवाब हो जाएगा। और आगे है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 50वां जो लास्ट क्वेश्चन है। CPU में कंट्रोल मेमोरी यूनिट होते हैं, तो आपका डी ऑप्शन इसमें सही जवाब हो जाएगा, अर्थमेटिकल लॉजिकल। CPU का संक्षिप्त रूप है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसमें कंट्रोल यूनिट है, एक सेंट्रल मेमोरी यूनिट और दूसरा है कंट्रोल यूनिट और तीसरा है अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट। तो दोस्तों कैसा लगा है ये हमारा प्रैक्टिस सेट, कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। आपका प्रैक्टिस सेट ये कंप्लीट हो गया है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में आपका साथ में प्रैक्टिस सेट लेकर। चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।